अब आगे चलते हैं। देखिए सेक्शन 3 है, इसमें 6 क्वेश्चन है और ये न्यूमेरिकल आंसर टाइप है। इसका जो आंसर होगा वो नॉन नेगेटिव इंटीजर रहेगा, ठीक है, 2, 4, 5 ऐसे करके होगा और उसको कीबोर्ड से पुट करना पड़ेगा आपको। तो देखते हैं, बाकी इंस्ट्रक्शन पढ़ लेना आप लोग। ये देखो पहला क्वेश्चन है, या देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन। Question says a hydrogen like atom has atomic number Z. हाइड्रोजन लाइक एटम क्या है? He प्लस, He हीलियम से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो 1 इलेक्ट्रॉन एटम हो जाएगा। 1 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज इज कॉल्ड हाइड्रोजन लाइक एटम। 1 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज इज कॉल्ड हाइड्रोजन लाइक एटम। जैसे H हो गया, He प्लस हो गया, Li2 प्लस हो गया, ठीक है, बेरिलियम 3 प्लस हो गया, ये सब आपको हाइड्रोजन लाइक एटम है। उसका एटॉमिक नंबर Z है। द फोटोन्स इमिटेड इन द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन फ्रॉम n इक्वल टू 4 to n इक्वल टू 3 इन दिस एटम्स आर यूज्ड टू परफॉर्म फोटोइलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट ऑन द टारगेट मेटल। अच्छा, जो फोटोन निकल रहा है, ठीक है, जो फोटोन्स निकल रहा है उसको यूज कर रहे हैं हम लोग फोटोइलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने के लिए, ठीक है। मतलब photons will hit the target metals and from the target metals the electron will come out. The photoelectric effect यही होता है ना, you have the radiation hitting the metal and from the metal the electron gets energized and it crosses the work function, जो threshold work function है, so cross करके अब बाहर निकल जाता है as a photoelectron, ठीक है। I hope you know what is photoelectric effect. The maximum kinetic energy of photoelectron is 1.95. If the electronic threshold wavelength for the target metal is 310 nanometer, the value of Z is, ठीक है, ST का वैल्यू दे रखा है, Rydberg कांस्टेंट है, ठीक है, H is Planck's कांस्टेंट। ओके, Z का वैल्यू पूछ रहा है आपसे। देखिए फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या है, यू हैव ए टारगेट मेटल, द रेडिएशन कम्स ओवर हियर, द इलेक्ट्रॉन विल एब्जॉर्ब द फोटोन, इट विल एब्जॉर्ब द फोटोन, मान लो फ्रीक्वेंसी न्यू है तो इलेक्ट्रॉन इज गोइंग टू एब्जॉर्ब द एनर्जी एच न्यू, राइट, एंड एच न्यू एब्जॉर्ब करेगा। जैसे एक इलेक्ट्रॉन, अंदर में इलेक्ट्रॉन जो है, जैसे वर्क फंक्शन, ठीक है, so you have the electron, so if you hit this electron the electron will get energized, इलेक्ट्रॉन का एनर्जी बढ़ जाएगा, ठीक है, एच न्यू ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और ये वर्क फंक्शन को क्रॉस करेगा और जो वर्क फंक्शन क्रॉस करने के बाद जो रिमेनिंग एनर्जी इसका लेके जो निकलेगा दैट विल बी द मैक्सिमम के, जैसे मैक्सिमम के, ठीक है। सो यू हैव द रिलेशन लाइक दिस, इफ न्यू इज द फ्रीक्वेंसी, if nu is the frequency of photoelectron which is hitting the electron, so this will be equal to work function plus Ke max, ठीक है। अब ये क्या, ये फोटोन कहाँ से आ रहा है? फोटोन जो आ रहा है आपका ट्रांजिशन होके आ रहा है, मतलब n इक्वल टू 4 से n इक्वल टू 3 का ट्रांजिशन हो रहा है और इस ट्रांजिशन से जो एनर्जी निकल रहा है वही जो फोटोन निकल रहा है, वही फोटोन जो है मेटल के अंदर के इलेक्ट्रॉन को हिट कर रहा है। मतलब n इक्वल टू 4 से n इक्वल टू 3 जब ट्रांजिशन कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तो जो एनर्जी निकल, जो फोटोन प्रोड्यूस हो रहा है, वही फोटोन मेटल के अंदर के इलेक्ट्रॉन को हिट कर रहा है और वो मेटल के अंदर का इलेक्ट्रॉन जो है वर्क फंक्शन क्रॉस करेगा एंड आफ्टर क्रॉसिंग द वर्क फंक्शन इट विल कम आउट विद द Ke max। आपको Ke max दे रखा है, वर्क फंक्शन भी दे रखा है, आपको Ke max दे रखा है, आपको वर्क फंक्शन भी दे रखा है, तो आपको क्या निकालना है? एच न्यू। एच न्यू क्या है? एच न्यू इज नथिंग बट, जो ये दिस इज एच न्यू, दिस एच न्यू इज नथिंग बट इट इज एनर्जी इन फोर्थ एनर्जी लेवल माइनस E3। En आपको पता है, व्हाट इज En? nth एनर्जी लेवल फॉर द हाइड्रोजन लाइक एटम इज गिवन बाय दिस, तो याद भी रखो यार, ठीक है। सो दिस विल बी 13.6 Z square
1/3 square minus 1/4 square. So it is 13.6 z square 1/9 minus 1/16. ये क्या आ जाएगा? 16 में से 9 जाएगा 7 और 16 44 से, राइट. So this is 13.6 into 7 into z square upon 144. वर्क फंक्शन कितना है जी? वर्क फंक्शन का आपको दे रखा है फोटो इलेक्ट्रॉनिक थ्रेशोल्ड वेवलेंथ. फोटो इलेक्ट्रिक थ्रेशोल्ड वेवलेंथ मतलब जो वर्क फंक्शन है वो SC बाय दिस लैम्डा, ये वेवलेंथ के टर्म्स में दिया हुआ है, EV के टर्म्स में नहीं दिया हुआ है, आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म में नहीं दिया है, वेवलेंथ के टर्म्स में दिया हुआ है वर्क फंक्शन. सो SC इज 1240 EV नैनोमीटर. तो लैम्डा को भी नैनोमीटर में ले लेते हैं, 310 नैनोमीटर. तो ये कितना हो जाएगा? 4, सो 4 EV आ जाएगा. नैनोमीटर नैनोमीटर कट जाएगा, 4 EV हो गया. वर्क फंक्शन इज 4 EV एंड के मैक्स इज 1.95. और ये भी जो है ना EV में ही आया है. ये कितना हो जाएगा? 5.95. 5.95. So we have 13.6 z square (5.95). So z square is 144 गुने 5.95 13.6. हाँ ठीक है, कैलकुलेटर ले आए हैं, मोबाइल से कैलकुलेट कर लेंगे. एक एरर इसमें दिख गया था मुझे, ये 13.6 इंटू 7 भी था, 13.6 इंटू 7 भी था, तो ये 7 नीचे आ जाएगा. ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर लें. You have 144 into 5.95 भागा 7 भागा 9 आ रहा है. So Z is 3. Z square is 9, so Z is 3. So it is basically lithium 2 plus. ये हाइड्रोजन लाइक एटम इज लिथियम 2 प्लस. हाइड्रोजन लाइक एटम इज लिथियम 2 प्लस. ठीक है, चलेगा, आगे चलें. ये क्वेश्चन देखिए, ऑप्टिक्स से काफी क्वेश्चन पूछ रहा है. उधर भी पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन ऑप्टिक्स का था. देखो क्या बोल रहा है. An optical arrangement consists of two concave mirrors M1 and M2 and a convex lens L with common principal axis. एक convex lens भी है, ठीक है, बीच में. The focal length of L is 10 centimeter. The radii of curvature of M1 and M2 is 20 centimeter and 24 centimeter. ये 20 centimeter रेडियस का कर्वेचर है और यहाँ पे रेडियस का कर्वेचर 24 सेंटीमीटर. ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन L एंड M2 इज 20 सेंटीमीटर दे रखा है आपको. द पॉइंट ऑब्जेक्ट S इज प्लेस एट द मिड पॉइंट बिटवीन L एंड M2. L और M2 के मिड पॉइंट पे प्लेस किया गया है, मतलब ये डिस्टेंस जो है आपका हो जाएगा 20/2, 10 सेंटीमीटर. ठीक, ओके. व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन L एंड M1 इज n/7, ये डिस्टेंस जो है n/7 है. One of the image coincide with S. One of the image coincide with S. One of the image coincide with S. देखो करते हैं इसको.
ये देखिए, पहली बात तो इसका ये ऑब्जेक्ट आपका हो गया, इसका इमेज इस मिरर की वजह से कहाँ होगा पहले वो निकालो, और इसका इमेज जो इस मिरर में होगा वो इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। तो ये आपका ये जो डिस्टेंस है ये कितना है 10। पहले हम लोग M2 में इसका क्या इमेज होगा वो निकाल लिया जाए। पहले हम लोग निकाल लेते हैं कि M2 में इसका क्या इमेज होगा, वो पहले हम लोग इसका निकाल लेते हैं। समझ में आ रहा है आपको? M2 के थ्रू इसका क्या इमेज होगा वो पहले हम लोग निकाल लिया जाए, ठीक है। तो आप फार्मूला लगाओ, 1/v + 1/u = 1/f, ठीक। फोकल लेंथ दे रखा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा हो जाएगा फोकल लेंथ, ठीक है। सो 1/v वी डोंट नो, u क्या लोगे, u लोगे, चूंकि आप जैसे पहले क्या आता था कि हम लोग यूजुअली सवाल ऐसे करते थे ना कि ये मिरर है, ये ऐसे ऑब्जेक्ट होता था, तो हम लोग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव लेते थे, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -1/10 और f इज हाफ ऑफ दिस, ठीक है। सो 1/v विल बी इक्वल टू 1/12 - 1, 1/10 - 1/12, so it is 60, 6 - 5, 1/60. So v is 60 सेंटीमीटर। पॉजिटिव आ रहा है, यानी जो इमेज बनेगा वो वर्चुअल बनेगा और इस साइड बनेगा। इमेज विल बी वर्चुअल, इट विल बी ऑन दिस साइड, ठीक है। ये इमेज बनेगा, दिस विल बी द इमेज, ठीक। या मतलब कुछ रेज ऐसे जाएगा इस तरह से, जब आप इसको प्रोड्यूस करोगे तो you'll have virtual image over here, you'll have virtual image over here, ठीक है। अब ये जो इमेज होगा वो इसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा, ये जो इमेज होगा वो इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा। तो उस केस में अगर इसको हम लोग ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करें और लेंस का फार्मूला लगा दें 1 - v - 1/u = 1/f, तो v निकालना है हम लोग को, इस ये हो गया। अब दिस इज बिहेविंग लाइक ऑब्जेक्ट फॉर द लेंस L, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा, लेंस से उसका दूरी 60 और 20 80 हो जाएगा। ये पुट करेंगे हम लोग -1/80, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ विल बी पॉजिटिव, फोकल लेंथ क्या है इसका 10 है, ठीक। ये 1/v विल बी इक्वल टू 1/10 - 1/80, 80 हो जाएगा, 80 - 1 7/80, सो v इज 80/7, ठीक है। ये आपका रेज जो है इसको हिट करेगा, लेंस को थोड़ा ऊपर बना दिए हैं, ये वाला ड्रा करोगे तो ज़्यादा इजी रहेगा। ये हिट करेगा, ये हिट करेगा, ठीक है। ये रेज हिट करेगा एंड इट विल फॉर्म ए इमेज, दिस लेंस विल, यहाँ पे एक इमेज फॉर्म, let's call it I dash, let's call it I dash, ठीक, let's call it I dash। अब ये इमेज जो है 80/7 डिस्टेंस पे है, दिस इज, अब इसका पोजीशन हमको नहीं पता है, ये कॉन्वेक्स जो कॉनकेव मिरर जो है इसका हमको पोजीशन नहीं पता है, आई डोंट नो द पोजीशन ऑफ दिस कॉनकेव मिरर। अगर कॉनकेव मिरर ऐसा हो कि दिस आई डैश इज द फोकल लेंथ ऑफ दिस M1, अगर कॉनकेव मिरर का ऐसा पोजीशन हो, अगर कॉनकेव मिरर का ऐसा, हमारा क्या है कि एक इंफॉर्मेशन दे रखा है कि एक कॉनकेव मिरर से रिफ्लेक्ट होके जो एक इमेज बन रहा है वो S पे ही बन रहा है। तो अगर मान लो ये कॉनकेव मिरर, ये आई डैश जो है कॉनकेव मिरर के फोकस पे आ जाए, अगर ये कॉनकेव मिरर जो है आई डैश, कॉनकेव मिरर के लिए जो आई डैश है अगर वो फोकल पॉइंट हो जाए, इफ आई डैश बिकम्स द कॉनकेव मिरर इज एट सच ए पोजीशन,
ये कॉन्केव मिरर M1 जो है वो ऐसे पोजीशन पे हो कि आई डैश बिकम द फोकल पॉइंट ऑफ दिस कॉन्केव मिरर। उस केस में क्या होगा, उस केस में अगर फोकल पॉइंट हो जाएगा तो ये जो रेज जाएंगे आपके वो क्या होगा, वो पैरेलल हो जाएगा यहां से, ठीक है, प्रॉपर्टी है ना, मतलब यहां पे रेज हिट करेगा तो फोकल पॉइंट से पास करेगा, फोकल पॉइंट से इमर्ज करेगा तो ये पैरेलल हो जाएगा, और जब पैरेलल रेज हिट करेगा तो वो जाके लेंस के फोकल पॉइंट पे इमेज बना देगा, ठीक है। तो एक तो केस हुआ कि इफ यू वांट इमेज एट एस, आई वांट द रेज हिटिंग बैक ऑन दिस लेंस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होने के लिए क्या जरूरी है, उसके लिए जरूरी है कि आई डैश बिकम्स द फोकल पॉइंट ऑफ दिस कॉन्केव मिरर। So if I dash become the focal point of the concave mirror, the image will get formed at S. एक तो ये केस हमको समझ में आ रहा है। तो फोकल पॉइंट क्या है, फोकल पॉइंट इसका हो जाएगा 20/2 10, ठीक है, ये 10 हो जाएगा। तो एक तो केस आता है कि ये डिस्टेंस जो है n/7 जो है दैट शुड बी 80/7 प्लस 10, मतलब ये हो गया 150/7, दिस इज n इज 150। एक तो ये केस समझ में आ रहा है हमको, n इज 150। एक केस और हमको दिख रहा है जहां जिसके होने से इमेज जो है वापस से एस पे फॉर्म हो जाएगा, और वो ये है कि अगर सपोज करो कि ये फोकल पॉइंट ना होके ये फोकल पॉइंट ना होके सपोज करो कि ये आई डैश जो है इस मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाए। अगर आई डैश सेंटर कर्वेचर हो जाएगा, तो सेंटर कर्वेचर हो जाए तो क्या होगा, फिर उस केस में ये रे जो है वो मिरर को परपेंडिकुलरली हिट करेगा, और परपेंडिकुलरली हिट करेगा तो उसी रास्ते से वापस हो जाएगा, ये उसी रास्ते से वापस हो जाएगा। परपेंडिकुलरली हिट करने के बाद क्या है, इफ द रेज आर हिटिंग द मिरर परपेंडिकुलरली, अगर ये सेंटर कर्वेचर हो जाता है मिरर का, तो then these rays will be hitting perpendicularly to the mirror and it will get deflected along the same path. And if you get deflected along the same path, you will have the image forming at S. So if it is R, that means your n/7 is basically 80/7 plus 20. तो ये कितना हो जाएगा, 20/4 से 220/7। तो एक केस बन रहा है n = 220 भी। ये दो केस हमको अभी समझ में आ रहा है, ठीक है, दो केस समझ में आ रहा है कि ये आई डैश जो है इट इज अ फोकल पॉइंट ऑफ M1 एंड आई डैश इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ M1, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ M1। ये दो केस हमको यहां से क्लियर दिख रहा है, ठीक है, ओके ओके, ठीक है, आगे चलें। ये क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन ऑप्टिक्स से पूछ रहा है, नहीं 17 क्वेश्चन में समझो एक पोलराइजेशन वाला था, एक ये आ गया, एक ये भी आपका ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है। क्या बोल रहा है देखो, इन एन एक्सपेरिमेंट फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ फोकल लेंथ ऑफ थिन कॉन्वेक्स लेंस द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द लेंस इज 10 ± 0.1 सेंटीमीटर, डिस्टेंस ऑफ द रियल इमेज फ्रॉम द लेंस is 20 ± 0.2 centimeter. The error in determination of focal length is n%. The value of n is, ये देखो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस में भी एरर है ना, तो दिस एरर विल लीड टू एरर इन द कैलकुलेशन ऑफ फोकल लेंथ आल्सो। You have a convex lens and we have the object. The object is lying at 10 centimeter ± 0.1 centimeter and the image which is formed is at a distance of 20 centimeter, real image बन रहा है, ± 0.2 सेंटीमीटर। पहले तो एक काम करते हैं, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू 10 सेंटीमीटर और इमेज डिस्टेंस इक्वल टू 20 सेंटीमीटर मान के एक फोकल लेंथ का वैल्यू निकाल लेते हैं पहले, ठीक, एक फोकल लेंथ का वैल्यू निकाल, फिर एरर पे आएंगे। द लेंस फार्मूला इज दिस, सो वी नो V इज रियल इमेज है तो +20 लेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लेफ्ट में होता है हमेशा नेगेटिव लेते हैं इसको हम लोग, सो इट इज -10 so 1/f, so 1/f is nothing but 1/20 plus 1/10, this is 20, 1 + 2, 3/20, so f is, ये हमारा कैलकुलेशन है। और इसमें एरर निकालिए, इसमें एरर निकालिए, एरर निकालने के लिए भी यही फार्मूला यूज करेंगे।
डेरिवेटिव ले लेंगे दोनों तरफ तो क्या आ जाएगा, dv बाई वी स्क्वेयर माइनस du बाई यू स्क्वेयर एंड 1 बाई एफ स्क्वेयर df। एरर निकालना है तो मॉडुलस ले लेंगे हम लोग, तो मॉडुलस ले लेंगे तो ये आ जाएगा, तो एरर निकालने के लिए मॉडुलस ले लेंगे ना, तो ये आपका पॉजिटिव ही आ जाएगा। दोनों मॉडुलस लोगे तो पॉजिटिव बनकर निकलेगा ना आपका, ठीक है। सो सॉरी एफ स्क्वायर, एरर क्या है, फोकल लेंथ में एरर जो आएगा इट विल बी df बाई एफ इक्वल्स टू dv बाई वी स्क्वायर प्लस du बाई यू स्क्वायर इंटू एफ, ठीक है। फिर गुना 100 कर देंगे तो परसेंटेज में आ जाएगा, गुना 100 कर देंगे तो परसेंटेज में आ जाएगा। तो dv कितना है, dv इज 0.2, सब मॉडुलस में ले लेंगे तो प्लस लिखेंगे इसको, है ना, मॉडुलस लेके तो पॉजिटिव में लिखेंगे 0.2 अपॉन 20 स्क्वायर एंड 0.1 अपॉन 10 स्क्वायर इनटू फोकल लेंथ कितना है 20/3। अब परसेंटेज में करना है तो गुना 100 कर देगा, परसेंटेज में करना है तो गुना 100 कर दोगे, गुना 100 हो जाएगा, ठीक ठीक ओके। तो गुना 100 करोगे तो ये 400 हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, तो उसको डिवाइड ही हो जाएगा 0.2 अपॉन 4 सॉरी इक्वल टू नॉट 0.2 अपॉन 4 प्लस 0.1 इंटू 20/3, तो ये हो गया, है ना। 10 को अगर अंदर लेते हो तो ये 2/4 प्लस 1 इंटू 2/3 और दिस इज 3/2 इंटू 2/3। सही लिखे हैं ना यार, या ठीक है। सो दिस इज 1 सो 1% विल द आंसर, ये 1 हो जाएगा। सो इन परसेंटेज n इज गोइंग टू बी 1, ठीक है, n% मतलब 1% का एरर है, विल हैव 1% एरर, ठीक है, क्लियर है। जब हम लोग एरर निकालते हैं तो मॉडुलस ले लेते हैं, मतलब पॉजिटिव करके लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है, ये तरीका है मैक्सिमम एरर निकालने का। ओके लेट्स गो अहेड। ये क्वेश्चन देखिए, थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है, मतलब जो फ्रिंज मैकेनिक्स और ईएमटी को छोड़ के बाकी जो टॉपिक्स हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं, मतलब उससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, जिसमें कम समय देते हैं लोग। क्या लिखा है, ए क्लोज कंटेनर कंटेन्स ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 moles ऑफ आइडियल मोनोएटॉमिक गैस एंड 1 mole ऑफ ideal diatomic gas. Gamma is a ratio of specific heat concentration, constant volume. The gas mixture does a work of 60 joule when heated at constant pressure. The change in internal energy is work done, क्या formula होता है, work done is given by PdV, and if P is constant is basically VF, PVF, it is PVF minus PVI, and this is nothing but nRTF, or you can say this is nR, or you can say nR delta T. So when it is doing work at constant pressure, delta T is going to change, मतलब temperature is going to change, pressure constant है, volume change होगा तो temperature भी change होगा, और total work done by the gas mixture is 66 joule. So work done by your 2 mole of ideal monatomic gas will be, मतलब ये आ जाएगा ना N1 R delta T N2 R delta T
डेल्टा टी तो सेम ही रहेगा ना. N1 is 2 mole and N2 is 1 mole. N1 is 2 mole and N2 is 1 mole. And this is 66 joule, right? The work done by the diatomic gas would be 2 mole of ideal monatomic gas with 2R delta T, and work done by 1 mole of ideal monatomic gas is 1R delta T. ऐसे आ जाएगा एक तरह से, है ना? So from here we get R delta T as 66 upon 3, 22. ठीक, 22. निकालना क्या है आपको? इंटरनल एनर्जी निकालना है. इंटरनल एनर्जी क्या होता है? डेल्टा U is basically N1 CV1 delta T, N2 CV2 delta T. CV1 is basically the specified constant volume for monatomic gas, and CV2 is specified constant volume for diatomic gas. Delta U is this. It doesn't depend on the path. It doesn't depend on the process by which temperature has got changed. It is a path dependent thing. ठीक है, स्टेट वेरिएबल होता है, तो ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता. किस प्रोसेस से आपने हीट किया है, किस तरह से हीट किया, उस पर डिपेंड नहीं करेगा. दिस इज नॉट डिपेंडिंग ऑन पाथ, डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट. ठीक है, तो N1 हमारा क्या है? 2. और आपका मोनोटॉमिक गैस का जो CV होता है वो 3R/2 होता है. डिग्री बेसिकली CV इज FR/2, where F is degree of freedom. गामा के टर्म से लिखोगे तो CV इज बेसिकली R अपॉन गामा माइनस 1. ठीक है, मोनोटॉमिक गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होता है, और डायटोमिक गैस का, आइडियल डायटोमिक गैस का 5 होता है. ठीक है, ऐसे भी करोगे तब भी वही आंसर आएगा आपका. ठीक है, सो इट इज 3R/2 डेल्टा टी, एंड डायटोमिक गैस 1 मोल है, एंड CV2 इज 5R/2 डेल्टा टी. कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 3 + 5/2, 6 × 5 = 11/2. या 11/2 R delta T. So it is 11/2 and R delta T is 22. So it is 121 joule. ये आंसर आ जाएगा 121. 121 joule is the answer. Clear है ये चीज? 121 joule is the answer. ठीक है, आगे चले. ये क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है. A person of height 1.6 meter is walking away from lamp post of height 4 meter along the straight path on the flat ground. The lamp post and person are always perpendicular to the ground. If the speed of person is 60 centimeter per second, the speed of the tip of the person's shadow on the ground with respect to person is. डायग्राम बनाते हैं पहले. एक लैम्प पोस्ट है, दिस इज लैम्प पोस्ट, दिस इज ग्राउंड, यहाँ पे लाइट है. ठीक है, जो इमिटिंग रेज, और इतना ऊंचा मत बनाओ क्योंकि हमारे पास व्हाइट बोर्ड इतना बड़ा नहीं है. और एक आदमी यहाँ है. ठीक है, अब लाइट इमिट करेगा तो आदमी का शैडो का जो हाईएस्ट पॉइंट होगा वो यहाँ फॉल करेगा. दिस इज शैडो, दिस इज मैन, एंड दिस इज लैम्प पोस्ट. ठीक है, जो हाईएस्ट पॉइंट होगा तो सिर का ही होगा ना जी. मतलब शैडो तो पूरा यहाँ से बनना चालू होगा, लेकिन यहाँ पैर का बनेगा, यहाँ सिर का बनेगा. लाइट तो हर जगह जाएगा ना. तो जो सबसे जो टिप होगा शैडो का, वो सिर का होता है. जैसे आप ऐसे खड़े होगे ना तो लाइट पूरे शरीर पे पड़ेगा, तो पैर जहाँ है वहीं पे शैडो उसका हो जाएगा, बाकी बॉडी का आगे शैडो बनेगा, और सिर का सबसे आगे बनेगा. ठीक है, तो ये टिप ऑफ द शैडो है, ये टिप ऑफ द शैडो है. ठीक,
मान लो ये पर्सन x1 है, दूरी पे है, लैंप पोस्ट फिक्स है, तो यहीं से सारा डिस्टेंस लो, जो फिक्स पॉइंट है ना वहीं से सारा डिस्टेंस लेने पे सही रहेगा। और x2 मान लो शैडो का है, x1 इज द डिस्टेंस ऑफ मैन फ्रॉम द लैंप पोस्ट एंड x2 इज द डिस्टेंस ऑफ शैडो फ्रॉम द लैंप पोस्ट। ठीक है, अब बोल रहा है अच्छा ये पर्सन का हाइट कितना है, ये आपका हाइट दूसरा कलर से लेते हैं, पर्सन का हाइट जो है, ये हाइट जो है और आपका 1.6 है, और लैंप पोस्ट का हाइट 4 मीटर है। एक काम करो, इसको हम लोग h1 ले लिया जाए और इसको हम लोग h2, या ठीक है h1 h2 कोई बात नहीं, ठीक है, ये तो फिक्स ही है। ओके, now the speed of person is 60 centimeter per second. The speed of tip of the shadow on the ground will be, let's find relation between x1 and x2. This is say angle theta, so I can say that this tan theta will be equal to h2 upon x2 minus x1, this will be x2 minus x1, इस ट्रायंगल का बात करें तो, and the same tan theta will be h1 upon x2, this tan theta will be perpendicular base for this triangle and same tan theta will be perpendicular base for this bigger triangle, is it not? Now we have to find out dx2 by dt. So if I cross multiply it, I have h2 x2 equal to h1 x2 minus h1 x1, or I can say that h2 minus h1 x2 is, or yeah, or you can say h1 minus h2 h1 x1, or if I take derivative, it is dx2 by dt. If I take derivative dx2 by dt, see h1 dx1 by dt, so dx2 by dt, हम लोग को dx2 by dt निकालना है ना, we define the speed of the tip of the person's shadow on the ground with respect to person. अच्छा, with respect to person निकालने बोला है, okay, no issue. Let's find dx2 by dt. ये जो है आपका with respect to lamp post आएगा, ये जो velocity आएगा with respect to lamp post आएगा, with respect to person निकालना होगा तो person का velocity इसमें घटाना पड़ेगा. This is the velocity with respect to lamp post. ठीक है, ये निकाल लो पहले, कोई बात नहीं, h1 upon and if you want to find out velocity with respect to person, velocity of shadow, tip of shadow with respect to person, then you have to find out v2 dash, that will be v2 minus v1. I'm taking this as v1, right? Or you can say this is what, h1 by h1 minus h2 into v1. So this is h1 by h1 minus h2 v1 minus v1, or this will be h2 by this. समझ में आ रहा कैसे आ रहा, h1 में माइनस ऑफ h1 माइनस h2 करेंगे, v1 कॉमन ले लोगे तो h1 माइनस h1 माइनस h2 क्या जाएगा, तो h2 is what, h2 is 1.6, h1 minus h2 is 4 minus 1.6, 4 minus 1.6 क्या हो जाएगा, 2.4, 4 minus 1.6 will be 2.4 and v1 is 60 centimeter per second, सेंटीमीटर पर सेकंड में ही निकालना है आपको, ठीक है, 8 दूनी 16, 8 3 24, 20, 40 सेंटीमीटर पर सेकंड, it will be 40 centimeter per second. Okay, clear है,
विल बी 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो आंसर विल बी 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, आगे चले हम लोग। आई थिंक दिस इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेक्शन, इसके बाद एक सेक्शन और होगा। ये क्वेश्चन देखिए, इसको ऊपर कर दें। ये 13 क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। 2 point like object of 20 gram and 30 gram, एरर कर दिया है यहाँ पे, एक 20 ग्राम का है और एक 30 ग्राम का है, आर फिक्स्ड एट टू एंड ऑफ द रिजिड मासलेस रॉड। एक रिजिड मासलेस रॉड है, उसके एंड पे फिक्स है, एक 20 ग्राम का है, एक 30 ग्राम का है, और रॉड का लेंथ 10 सेंटीमीटर है। रॉड का लेंथ 10 सेंटीमीटर है। ठीक, दिस सिस्टम इज सस्पेंडेड वर्टिकली फ्रॉम ए रिजिड सीलिंग यूजिंग ए थिन वायर अटैच टू द सेंटर ऑफ मास। ये जो वायर है वो इस सिस्टम का, जो रॉड प्लस 2 M1 M2 मासेज है, उसके सेंटर ऑफ मास पे अटैच्ड है। द रिजल्टिंग टोर्जनल पेंडुलम अंडरगोज small oscillation. The torsion constant of the wire is 1.2 into 10 to the power minus 8 Newton meter radian inverse. The angular frequency of oscillation is n into 10 to the power minus 3 radian per second. The value of n is. Torsion pendulum जानते हैं आप, एक वायर होता है और नीचे का बॉडी को ट्विस्ट करते हैं, तो जब वायर ट्विस्ट होगा तो उसके अंदर एक रीस्टोरिंग टॉर्क जनरेट होगा, वो वापस अपने एंगुलर पोजीशन, जो वापस अपने ओरिएंटेशन को अचीव करने की कोशिश करेगा। तो रीस्टोरिंग टॉर्क गेट डेवलप्ड इन द वायर। ठीक है, तो ट्विस्टिंग करते हैं, वहाँ पे ट्विस्टिंग होता है। तो मतलब ऐसे लिखाता है, जो टोर्जनल पहले हम लोग टॉर्क निकालेंगे। ठीक है, एंड टॉर्क विल बी रीस्टोरिंग टॉर्क को हम लोग विल बी हैविंग रीस्टोरिंग टॉर्क, विल फाइंड रीस्टोरिंग टॉर्क, एंड दैट रीस्टोरिंग टॉर्क इज बेसिकली given by minus k theta, where k is torsional constant, and this is equated to I d square theta by dt square minus k theta and d square theta by dt square plus k by r, where k is torsional constant, right? And this is taken as omega square. So omega is basically omega is k by I under root, ठीक है, तो ये निकालना है एक्चुअली। अच्छा, अब एक चीज देखो, ये जो फिक्स किया गया है वो सेंटर ऑफ मास से फिक्स किया गया है। तो अगर हम लोग इसको थोड़ा सा ड्रॉ करें अलग से, ये आपका 20 ग्राम है और ये आपका 30 ग्राम, दिस इज 20, दिस इज 30। इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? वेल विल बी द सेंटर ऑफ मास। अगर इसको रेफरेंस मान लें हम लोग, सो आई कॉल इट M1 and this is M2. So if I find out XCM, it is M1 X1 ठीक है। सो अगर रेफरेंस M1 को ही मान लेते हैं तो X1 बिकम 0 और M2 क्या है? 30 ग्राम और डिस्टेंस कितना है दे रखा है आपको, कितना है? 10 सेंटीमीटर। सो डिस्टेंस इज 10 सेंटीमीटर and M1 plus M2, 20 plus 30, so it will be 300 upon 50, 6 सेंटीमीटर, मतलब सेंटर ऑफ मास होगा 6 सेंटीमीटर होगा, इधर 4 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो जो टोर्जनल पेंडुलम हमने ड्रा किया है, देखो फिर से डायग्राम ड्रा कर दें हम लोग। ये आपका वायर है and you have 20 gram and here you have you have 20 gram and you have 30 gram and this distance is 6 centimeter and this distance is 4 centimeter and this is center of mass.
तो यहाँ जो आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे ना, वो इस पॉइंट के अबाउट निकालोगे, सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे। ये जो पूरा सिस्टम है ना रॉड प्लस मासेस का, तो आप सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो क्या बनेगा, आई विल बी मतलब ये आपका सेंटर ऑफ मास है, से ओ के अबाउट 30 ग्राम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ओ के अबाउट 20 ग्राम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mx स्क्वायर होता है या mr स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, mr स्क्वायर। अब चूंकि सारा स्टैंडर्ड यूनिट में है, न्यूटन मीटर वगैरह में सब दे रखा है, तो इसको भी आप ऐसा यूनिट में लिखेंगे तो 30 ग्राम का क्या हो जाएगा, 30 ग्राम इज 0.03 kg इंटू 4 स्क्वायर। इसको भी सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁴ हो जाएगा, ठीक है। और इसका भी mr स्क्वायर कर लो, एडिटिव होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया लाइक मास ऐड होता है, वैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी ऐड हो जाता है किसी एक पॉइंट का वोट निकाल रहे हो तो, ठीक है। इंटू 6 स्क्वायर 36 गुने, तो एक तरह से क्या हो जाएगा, ये हो गया चचो का 16 3 48 और 36 दूनी 72 गुने 10⁻⁻⁶। अब 72 और 48 7 5 12 120 हो गया ना। और यहाँ से 1.2 इंटू 10⁻⁴ ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें ओमेगा में बैठा दो, आपको k दे रखा है टॉर्जनल कांस्टेंट 1.2 इंटू 10⁻⁸ और ये कितना हो जाएगा 1.2 इंटू 10⁻⁴। ओके 1.2 ही आ गया, ठीक कट गया, 10⁻⁴ हो गया, यानी बाहर निकलेगा 10⁻² निकलेगा। एंड दिस इज इक्वल टू 10⁻² इज इक्वल टू n इंटू 10⁻3। दैट मीन्स n इज 10, n विल बी 10, n जो होएगा वो 10 हो जाएगा, n इज 10, ठीक है। क्लियर है ये चीज, ठीक है ना। इस तरह से आपका आ जाएगा, ओके। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस सेक्शन। अभी 4 क्वेश्चन और है, ओके। ये देखो सेक्शन 4, इसमें आपको मतलब मैचिंग वाला क्वेश्चन है। एक साइड में 4 क्वेश्चन रहेगा और 4 स्टेटमेंट रहेगा और दूसरे साइड में आपको 5 स्टेटमेंट है। अब मैचिंग करना है आपको, ठीक है। जैसे देखिए इसमें 4 क्वेश्चन आएगा इस टाइप का। सो लेट्स सी दैट। ये देखिए ये मैचिंग टाइप का है ना, 4 स्टेटमेंट लेफ्ट हैंड साइड में लिस्ट 1 में दिया हुआ है और आपको मैच करना है। ये देखो, द लिस्ट 1 shows different radioactive decay process, लिस्ट 2 provides possible emitted particles, ठीक है। हाँ, मैच each entry in list 1 with appropriate entry from list 2 and choose the correct option। लेफ्ट साइड में आपको रेडियोएक्टिव डीके दिया हुआ है और इधर इमिटेड पार्टिकल्स का लिस्ट दिया हुआ है। तो आपको देखना है कि जब ये यूरेनियम 238 से Pa234 पहले एडीएम कुछ होता होगा उसमें चेंज होगा तो कौन सा पार्टिकल इमिट होगा, ठीक है। लेड 214 से लेड 210 में जाएगा तो कौन सा पार्टिकल इमिट होगा, ऐसे आपको चेक करके और इधर मैचिंग करना है आपको, ठीक है। तो मैचिंग में देखिए पार्टिकल कौन कौन से दे रखा है, अल्फा पार्टिकल है, बीटा माइनस है और बीटा प्लस है। तो अल्फा पार्टिकल जब डिके होगा, व्हेन यू हैव अल्फा इन केस अल्फा पार्टिकल, इफ यू हैव say a nucleus like this is A and this is Z, and if you have alpha particle getting emitted, then your the mass number changes, mass number decreases by 4 and atomic number decreases by 2 because you have alpha particle में क्या, you have 4 2, ठीक है। तो मास नंबर कंजर्वेशन और ये देख सकते हैं प्रोटॉन पॉजिटिव नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज कंजर्वेशन के हिसाब से ये सही बैठ रहा है, ठीक है। सो व्हेन यू हैव अल्फा, दिस इज अल्फा पार्टिकल हीलियम 2
हीलियम इज दिस अल्फा पार्टिकल, हीलियम न्यूक्लियस, ठीक है। तो जब अल्फा पार्टिकल लिमिट होगा तो ये मास नंबर जो स्पीसीज का होगा, जो पेरेंट न्यूक्लियाई और डॉटर न्यूक्लियाई का देखेंगे तो डॉटर न्यूक्लियाई का जो मास नंबर होगा वो पेरेंट न्यूक्लियाई के मास नंबर से 4 कम होगा, और जो एटॉमिक नंबर होगा वो पेरेंट न्यूक्लियाई के एटॉमिक नंबर से 2 कम होगा, क्योंकि आपका ये He42 ये इमिट हो रहा है, ठीक है। तो 2 प्रोटॉन लेके चला गया, 2 न्यूट्रॉन लेके चला गया, तो 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन मतलब 4, मास नंबर 4 से घट गया, और 2 प्रोटॉन गया तो 2 घट गया आपका एटॉमिक नंबर, ठीक है। अच्छा, दूसरा, अगर नेगेटिव बीटा डिके हो रहा है, नेगेटिव बीटा डिके में देखो क्या होता है, ए न्यूट्रॉन गोज टू प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन एंड एंटी न्यूट्रिनो। जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन में ब्रेक करेगा तो ऑफकोर्स मास नंबर अनचेंज रह जाएगा, लेकिन एटॉमिक नंबर बढ़ जाएगा आपका। जैसे अगर मान लो ये ऐसे है, चूंकि न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है तो नंबर ऑफ न्यूक्लियन तो सेम रह गया आपका, एक न्यूट्रॉन घटा तो एक प्रोटॉन बढ़ भी गया, तो न्यूक्लियन तो वही रह गया आपका नंबर ऑफ न्यूक्लियन, तो मास नंबर विल रिमेन अनचेंज्ड, बट सिंस नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीजेस बाय 1, सो एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस बाय 1, ठीक है। एंड यू हैव एंटी न्यूट्रिनो। पॉजिटिव बीटा डिके में क्या होता है, पॉजिटिव बीटा डिके में प्रोटॉन गोज टू न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन एंड न्यूट्रिनो। तो यहाँ पे चूंकि अगेन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट कर रहा है तो मास नंबर विल रिमेन अनचेंज, बट एटॉमिक नंबर विल फॉल बाय 1, चूंकि प्रोटॉन का संख्या घट रहा है, ऐसे आ जाएगा, ठीक। सो दिस इज पॉजिटिव बीटा डिके, दिस इज नेगेटिव बीटा डिके। नेगेटिव बीटा डिके इसलिए बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहा है, यहाँ पॉजिट्रॉन इमिट होता है, तो पॉजिटिव बीटा डिके बोलते हैं। तो अब देखो 238 से 234 गया, यानी आपका अल्फा पार्टिकल एक तो हो रहा है, और 90 अगर अल्फा पार्टिकल लिमिट होगा तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा पार्टिकल लिमिट होगा तो ये कन्वर्ट कर जाएगा 238 से 234, 92 से 90 हो जाएगा, 92 से 90 हो जाएगा। अब 90 से 91 होने के लिए क्या जरूरत है, नेगेटिव बीटा डिके। 90 से 91 होने के लिए एक नेगेटिव बीटा डिके, मतलब यहाँ पे एक अल्फा हुआ है और एक नेगेटिव बीटा डिके हुआ है, ठीक है। यहाँ पे एक अल्फा डिके से क्या हुआ, 238 से 234 चला गया, 92 से 90 चला गया, और नेगेटिव बीटा डिके हुआ तो फिर 90 से फिर 91 हो जाएगा, ठीक। यहाँ देखो क्या हो रहा है, 214 से 210 जा रहा है, यानी एक तो समझो तुम्हारा अल्फा डिके हुआ है, तो अल्फा डिके होगा तो 82 से 80 हो जाएगा, और 2 नेगेटिव बीटा डिके हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या 210 से 206 गया, यानी एक अल्फा डिके तो हुआ ही है, और 81 से 82 हो गया है, यानी इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये है कि बीटा डिके में मास नंबर नहीं बदलता है, तो मास नंबर घट रहा है, यानी अल्फा डिके तो हुआ है, अल्फा डिके हो तो 81 से क्या हो जाएगा, 79 हो जाएगा, और 79 से फिर हमको 82 लेके जाना है, तो 3 बीटा डिके हो जाएगा इसका मतलब, ठीक है, नेगेटिव बीटा डिके। अब देखो यहाँ 228 से 224 हुआ, यानी एक अल्फा डिके तो हुआ ही है, और अल्फा डिके हुआ तो क्या होगा, 91 से 89 हो जाएगा, और 89 से 88 करना है, यानी पॉजिटिव बीटा डिके हुआ है इसका मतलब, ठीक है। अब मैच करो, पी में क्या है, 1 अल्फा एंड 1 बीटा, यानी कि इसको मैच करवाते हैं, 1 अल्फा एंड 1 बीटा, नेगेटिव बीटा, सो ये मैच हो गया, 1 अल्फा एंड 1 बीटा माइनस। अच्छा, क्यू वाला में क्या है, 1 अल्फा 2 बीटा, 1 अल्फा और 2 बीटा माइनस ना, 2 बीटा माइनस, ये हो गया। 1 अल्फा 3 बीटा, ये हो गया। 1 अल्फा और 1 बीटा प्लस, ये हो गया, यानी P goes to 4, Q goes to 3, R goes to 2 and S goes to 1। A आंसर सही है, A is the correct answer, A is the correct answer, yes।
A is going to be the correct answer. Clear है? Is it clear? ये देखिए क्या बोल रहा है, मैच द temperature of the black body given in list 1 and appropriate a statement in the list 2. ठीक, and choose the correct option. Vian's constant is 2.9 to 10 to the power minus 3 मीटर केल्विन एंड SC/E का वैल्यू दे रखा है। अच्छा ठीक है, अब 2000 केल्विन पे रेडिएशन एट पीक वोल्टेज कैन रीड टू इमिशन। अच्छा 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 अच्छा, देखो वीएन डिस्प्लेसमेंट लॉ होता है, पहले वो समझो एक चीज को। ये ब्लैक बॉडी का क्वेश्चन है। लैम्डा एम इज द मैक्सिमम वेवलेंथ एंड टी इज द टेम्परेचर इन केल्विन इक्वल्स टू बी। बी दिया हुआ, बी इज द बीएन्स कांस्टेंट, यानी 2000 टेम्परेचर होगा तो जो वेवलेंथ इमिट होगा, जो रेडिएशन इमिट होगा, वो रेडिएशन जो है, दैट रेडिएशन विल हैव मैक्सिमम इंटेंसिटी at lambda m. Lambda m is given by at temperature, when the temperature of the black body is T, the maximum intensity is emitted at this wavelength. So lambda m is given by B upon T. ठीक है, तो अगर P का बात करते हैं, in case of P, the radiation emitted will have the peak wave, जो radiation होगा, जो peak wavelength होगा, वो क्या होगा? आप इसके corresponding देखिए, इसके करस्पॉन्डिंग हो जाएगा 2.9 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 अपॉन 2000। हाँ ठीक है, -3 एरर है क्या? रुको यार, चेक कर लेते हैं एक बार। नहीं ठीक है, ठीक है भाई, देखो क्या बनेगा। एक जगह 1.45 10 टू पावर माइनस 6, यानी एक तरह से 1450 नैनोमीटर। तो ये हो गया 1450 नैनोमीटर। वैसे ही अगर 3000 कर दें तो ये हो जाएगा 0.3 में 27, 3 × 18, यानी ये 967 नैनोमीटर। नैनोमीटर में ले लो, ये 5000 कर दो तो हो जाएगा 0.25 25 अपन 40, 580 नैनोमीटर। 10,000 करोगे 2.9 इंटू 290 नैनोमीटर। ठीक, अब देखते हैं क्या बोलता है। 1450 नैनोमीटर, तो ये क्या आ गया? ये चला गया तुम्हारा इंफ्रारेड रेंज में, इंफ्रारेड रेंज में चला गया। तो रेडिएशन एट पीक कैन लीड टू इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। द रेडिएशन एट पीक विजिबल टू ह्यूमन आई। रेडिएशन एट पीक इमिशन वेवलेंथ विल रिजल्ट इन वाइडेस्ट सेंट्रल मैक्सिमा। यस, देखो सेंट्रल क्या होता है? E sin थीटा इक्वल्स टू m लैम्डा। सो थीटा m इज, अगर सेंट्रल मैक्सिमा का बात करोगे तो m विल बी 1। तो दिस इज द एंगुलर पोजीशन। मतलब अगर कोई सिंगल स्लिट का बात करेंगे तो अगर सामने स्क्रीन है तो ये आपका कुछ इस टाइप का, दिस इज थीटा एंड दिस थीटा इज साइन इनवर्स लैम्डा बाई। यानी अगर ये वेवलेंथ का बात करेंगे तो इट विल बी, अगर एंगुलर विड्थ का बात करें, सो एंगुलर विड्थ विल बी गिवन बाय 2 थीटा 1 एंड दैट इज साइन इनवर्स लैम्डा बाई। तो आप इन समय देखिए सबसे अधिक लैम्डा पी का है, तो इस केस में सबसे अधिक वाइडेस्ट सेंट्रल मैक्सिमम, क्योंकि लैम्डा इज हाईएस्ट,
दिस इज एंगुलर पोजीशन, एंगुलर विड्थ, हाफ एंगुलर विड्थ ये हो गया। अब फुल एंगुलर विड्थ तो इससे गुना कर देंगे। तो इस केस में इन चारों को कंपेयर करेंगे तो सबसे अधिक सेंट्रल मैक्सिमा का जो विड्थ होगा, वाइडेस्ट सेंट्रल मैक्सिमा सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन अगर इन सारे वेवलेंथ को यूज करते हुए किया जाए तो सबसे अधिक जो डिफ्रैक्शन मैक्सिमा होगा और जो डिफ्रैक्शन मैक्सिमा का विड्थ होगा वो सबसे वाइडेस्ट इस केस में होगा। तो P हो गया, P का 3 हो गया। Q देखो 3000 केल्विन 967 नैनोमीटर आ रहा है। तो रेडिएशन एट पीक लीड टू, अच्छा रेडिएशन एट पीक विजिबल, विजिबल वाला केस तो ये है तुम्हारा R, विजिबल वाला केस तो ये है। विजिबल रेंज मतलब 400 से 700 नैनोमीटर, ठीक है। तो विजिबल वाला तो 580 नैनोमीटर है, ठीक है। 10,000 केल्विन पे आपको 290 नैनोमीटर है, यानी यूवी रेंज में चला गया ना ये। 10 रेडिएशन पीक कैन लीड टू इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फोटो इलेक्ट्रॉन का एक बार चेक कर लें इस पे, 1240 बटा ईवी नैनोमीटर। दिस इज योर व्हाट, दिस इज आपको क्या बोल रहा है, इस पे जो फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इस पे फोटो इलेक्ट्रॉन निकल सकता है जिस उस मेटल से जिसका वर्क फंक्शन 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो फोटोन है उसका एनर्जी क्या होगा, Sc बाई लैम्डा, Sc इज 1240 ईवी नैनोमीटर अपॉन 290। तो करीब करीब कितना बन जाएगा जी, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बड़ा ही है। तो यानी इट कैन टेक आउट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल हैविंग वर्क फंक्शन ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यस इट विल बी। ये 4 से बड़ा है, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक एनर्जी का फोटोन फॉल करेगा। तो अगर उस मेटल का वर्क फंक्शन 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, सो इट विल एबल टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट। तो S का तो 1 सही हो जाएगा। Q का देखो 3000 केल्विन पे 967 नैनोमीटर है। तो क्या बच रहा है तुम्हारा, पावर इमिटेड पर यूनिट एरिया 1/16 टाइम्स ऑफ दैट इमिटेड बाय द ब्लैक बॉडी एट टेम्परेचर 6000 केल्विन। यस 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 यस, पावर इमिटेड का ये फार्मूला होता है देखो। तो टेम्परेचर डबल होगा तो पावर इमिटेड बिकम 16 टाइम्स। तो 6000 केल्विन पे जो पावर इमिटेड है वो ऑफ कोर्स 3000 केल्विन पे जो पावर इमिटेड है उसका 16 टाइम्स होगा, यानी 3000 केल्विन पे जो पावर इमिटेड है दैट विल बी 1/16 टाइम्स दैट एट इमिटेड एट 6000 केल्विन। तो ये आपका Q का 4 हो जाएगा। सो P is 3, ओके, ABC में P is 3 है, Q is 4, P is 3, Q is 4, R is 2, yes, and S is 1, yes, R is 2, R is 2, S is 1, yes, C आंसर हो जाएगा। C will be the correct answer. C is going to be the correct answer. ठीक है, C आपका सही आंसर हो जाएगा। ओके, आगे चले। ये देखो क्वेश्चन 16 नंबर क्या बोल रहा है, ए सीरीज LCR सर्किट इज कनेक्टेड टू ए 45 sin ओमेगा t वोल्ट सोर्स। एक AC वोल्टेज सोर्स से कनेक्टेड है, AC वोल्टेज सोर्स से कनेक्टेड है। डायग्राम भी ड्रा कर लो, आपका ये हो जाएगा LCR and this is connected to a voltage source V equals to 45 sin omega t. ठीक, the resonant angular frequency of the circuit is 10 to the power 5 radian per second. जो ओमेगा R है resonant frequency, that is 10 to the power 5 radian per second, and this is equal to nothing but 1 by root LC. The current amplitude at resonance is I naught. ठीक, when the angular frequency of the source is 8 into 10 to the power 4, 8 into 10 to the power 4, the current amplitude is 0.05 I naught. Of course,
आई नॉट जो पीक जो करंट का पीक वैल्यू है वो मैक्सिमम होगा आपका रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से आप आगे जाएंगे या पीछे जाएंगे, करंट इज गोइंग टू फॉल। करंट वर्सेस अगर डायग्राम बनाएंगे आप, peak value of current versus omega, this is going to show this kind of graph। ये resonant frequency होता है और resonant frequency से this is resonant frequency, उससे आगे जाओ या उससे पीछे जाओ, करंट जो है फॉल करेगा, peak value of current will fall। ठीक है, वही बता रखा है। If L equals to 50 millihenry, match the entry in list 1 to appropriate value from the list 2। L दे रखा है तुम्हारा 50 मिली हेनरी। रेजिस्टेंस भी दे रखा है क्या? नहीं, रेजिस्टेंस नहीं दे रखा, कोई बात नहीं। आई नॉट का वैल्यू पूछ रहा है। ओके, आई नॉट इन मिली एम्पियर पूछ रहा है तुमसे, और रेजोनेंट पे क्या वैल्यू है ये पूछ रहा है तुमसे। ठीक है, और ठीक है, कोई नहीं। आई नॉट क्या है? आई नॉट इज बेसिकली ई नॉट बाई आर। ई नॉट इज 45 अपॉन आर। ठीक, ओके, और ओके फाइन। अब यहां से कैपेसिटेंस निकल जाएगा। एल दे रखा है ना, तो कैपेसिटेंस निकल जाएगा यहाँ पे। मिली हेनरी, एल का वैल्यू दे रखा है 50 मिली हेनरी इंटू सी। तो स्क्वायर करोगे दोनों साइड में, ये आ जाएगा 1 अपॉन so C is 1 upon 50 10 to the power 7. So I can say this is this, okay, farad। ठीक है, this is equal to this amount of farad। ये कैपेसिटेंस का वैल्यू हो जाएगा। This is capacitance value। या सही आ रहा ना? LC L 50 मिली हेनरी, 50 मिली हेनरी कहाँ लिखा था? 50 मिली हेनरी, यस। 50 10 to the power -3 और 10 to the power 10 इधर जाएगा, तो 50 10 to the power 7 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। और you can say this is equal to 10 to the power -8 upon 5, or you can say 2 into 10 to the power -9, 2 नैनोफैराड। कैपेसिटेंस वैल्यू इज, यहाँ लिखते जाओ, ये 50 मिली हेनरी हो गया, and C is 2 नैनोफैराड। 2 नैनोफैराड, तो LC हो जाएगा 100 इंटू 10 to the power -6। ठीक है ना, 100 इंटू 10 to the power -6, तो 10 to the power -6 का अंडर रूट लेंगे तो हाँ ठीक है, सही आ रहा ना? हाँ ठीक है, 12। ओके फाइन फाइन फाइन, ठीक है। तो C is 2 नैनोफैराड, C is 2 नैनोफैराड। ओके, we don't know R, we don't know the value of R, but we have one case। The current amplitude is 0.05 I naught at omega equals to 8 into 10 to the power 10 radian per second। करंट का वैल्यू क्या होता है? I is basically E upon R square and omega L minus 1 by omega C का होल स्क्वायर, राइट? ये I का वैल्यू हो जाएगा ना, करंट एम्पलीट्यूड का वैल्यू। ठीक है, सो दिस इज, जगह नहीं है यार, कोई बात नहीं, चलो यहाँ लिखता है, इसको बिठाओ। सो द करंट एम्पलीट्यूड, आई होप यू अंडरस्टैंड फ्रॉम वेयर इट इज कमिंग। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड, यू पुट इन द कमेंट, आई विल टेल यू।
E is 45. The whole square. And if I take omega L common, what will I get? Omega L common लेंगे तो ये होगा omega square L square 1 minus omega square LC whole square, right? Or you can say this is E upon R square omega square L square 1 minus omega R का whole square and omega का whole square upon this. Omega R is 1 upon root 1 upon LC, right? So, and this is what? This is 0.05 I naught. So, this is 0.05 E upon R. 0.05 E upon R. So, E will cancel out. E upon R is I naught basically. E upon R is I naught. So, E cancels out. So, what we are left with? If square on both sides, we'll get 25 into 10 to the power minus 4 upon R square equals to 1 upon R square omega square L square 1 minus omega square whole square. Okay, fine, good. Now let's put the value. We have what? We have from here what we get is R square plus omega square L square 1 minus omega R का whole square omega square whole square and equals to R square 125 into 10 to the power minus 4, right? So if I put 10 to the power minus 10 to the power ऊपर ले लें इसको, ये बन जाएगा 10,000 मतलब कितना हो गया 400, यानी 400 R square एक तरह से और this is omega square L square 1 minus 399 R square. तब approximately हम दोनों तरफ square root ले लें, if I take a square root approximately on both sides, I'll be left with this value. Approximately 20R, right? It is 20R. अब ओमेगा का वैल्यू क्या है तुम्हारा? ओमेगा का वैल्यू दे रखा है 8 into 10 to the power 4 and what 50 millihenry 1 minus omega R का whole square 10 to the power 10 और 64 गुने 10 to the power 8 is 20R. So we are left with 8 × 40 440 1 माइनस ये कितना बन जाएगा 100 यानी 20R. So ये आ गया 2022 और भी है 2 into 1 minus 100 बटा 64 कितना हो जाएगा 36 बटा 64 equals to R, यानी R is 32 36 बटा 32 4 नंबर 36 चलिए 32 9 बटा 8 यानी आई नॉट क्या आ जाएगा 45 9 बटा 8 9 बचा 45 40 है आई नॉट इन मिली एम्पियर. थोड़ा कहीं एरर हो गया है जी, एक बार चेक करो जरा.
कहाँ पे एरर हुआ? इधर तो ठीक लग रहा है। यहाँ देखो 8 इंटू 8 × 25 40, 400। अच्छा यहाँ 4000 होगा यार, 400 को 40 कर दिया मैंने ना। एक तो 10 यहाँ बच रहा है बल्कि ना, 25 40 400 4000, यानी 20 से काटोगे तो यहाँ 200 बचेगा। ओके, ये एरर है, समझ गया ना जी? ये आपका 200 है, तो ये 100 यानी 3600/32, 36/900/8। इसको 900 गुने 100 और करो, एक तरह से ये हो जाएगा 8 × 25 40, 0.4 एम्पियर, यानी 400 मिली एम्पियर हो जाएगा, 400 मिली एम्पियर। समझ में आ गया? आर निकाल लिए हम लोग, आर का वैल्यू हमारा आ गया है, आर का वैल्यू भी यहाँ लिख लो, आर का वैल्यू आ गया है 900/8। ओ ठीक है, ऑलराइट, ठीक। ओके, आई नॉट का वैल्यू भी आ गया। क्वालिटी फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर इज 1/r √L/c, तो ये हो जाएगा 8/900। L इज 50 मिली हेनरी, और इधर क्या हो जाएगा 2 नैनोफैराड -9, यानी ये 25 8/900 और 25, और ये ऊपर जाके क्या बन जाएगा 10⁻6, 5 × 10⁻3, ठीक है। तो ये कट गया, 10 हो गया, 8 × 25 40, 400/9, 400/9, एंड जैसे 9 × 4 36, 9 × 4 ये आ जाए 44.4। बैंडविड्थ कैसे निकालोगे? Bandwidth is given by the quality factor is basically omega resonant frequency upon delta omega, and this is given to you 400/9। और resonant frequency पता है आपको, resonant frequency क्या है जी 10⁵ तो delta omega is the bandwidth, so delta omega will be what 9/400 गुने 10⁵, तो कट गया 1000 हो गया, 9000/4, यानी 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 × 5 20, 2250। So bandwidth is 2250, and peak power dissipated at resonance, रेजोनेंस पे आपका जो पीक करंट होता है, दैट इज पीक करंट निकाल ही रखे हैं हम लोग 400 मिली एम्पियर, तो पीक पावर डेसिपेटेड क्या हो जाएगा? Peak power dissipated would be this, and so this is 0.16, and R is also known to you now, 900/8, तो 16/44/8, 4 दूनी 8, 4 × 12, 4 × 4 24, 18। क्या आ जाएगा? P goes to 3, P goes to 3, yes, एक ही आंसर है। Q goes to 1, R goes to 4, and S goes to 2। एक ही, सिर्फ यही इसी से छट जाएगा, नहीं सारा निकालने की जरूरत भी नहीं है, सारा निकालने का नीड नहीं है। ऑलराइट, ठीक है, हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे आ गए। ये क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, थिन कंडक्टिंग रॉड Mn
of mass 20 gram and length 25 centimeter. लेंथ 25 सेंटीमीटर है और मास जो है 20 ग्राम है and resistance 10 ohm, resistance is 10 ohm, is held on the frictionless long perfectly conducting vertical rails. Vertical rail पे ये vertical plane में है. There is a uniform magnetic field B naught equal to 4 Tesla directed perpendicular to the plane of rod rail arrangement. The rod is released from rest at t equal to 0 and it moves down along the rails. Assume air drag to be negligible. Match each quantity in list 1 with the appropriate quantity in list 2 and choose the correct option. Acceleration due to gravity is this, e to the power minus 0.4. क्या बोल रहा होता हूँ? At t equal to 0.2, the magnitude of induced EMF is. At t equal to 0.2, magnitude of magnetic force in the Newton is. At t equal to 0.2, power dissipated as heat in watt and magnitude of terminal velocity of the rod is. So अलग से पेज पे करते हैं भाई, ठीक है? आपको जो है ये दे रखा है और ये एट टाइम टी मान लो रेल है, रेल. मास इज 20 ग्राम, लेंथ इज 25 सेंटीमीटर, रेजिस्टेंस इज 10 ओम. Mass m is 20 gram, length is 25 centimeter, length is and resistance is 10 ohm and B is 4 Tesla. 4 Tesla. अब क्या बोल रहे हैं? ठीक है. वर्टिकल प्लेन में द यूनिफॉर्म फील्ड B नॉट इक्वल टू 4 टेस्ला डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द यूनिफॉर्म फील्ड जो है इस डायरेक्शन में है. आउटवर्ड का या ऐसे डॉट से करते हैं और इनवर्ड का क्रॉस से करते हैं तो बाहर की तरफ से परपेंडिकुलर फील्ड है, ठीक है. The rod is released at rest at t equal to 0 and it moves along the rail. Under gravity it will move along the rail. अब क्या पूछ रहा है? मैं जो इंड्यूस्ड ईएमएफ पूछ रहा है, मैग्नेटिक फोर्स पूछ रहा है, टर्मिनल वेलोसिटी पूछ रहा है, निकालो सब. देखो at time t, suppose the distance traveled is x. X is the distance traveled, and suppose v is the velocity. V is the velocity. So you can say, and you have the magnetic field is in this direction. So uniform field, right? So at time t, what is the flux? If I am considering this loop, this is Mn. And so this is AB. So if I consider ABNM loop, and if I orient the loop in this direction, then for this orientation, the normal to the surface bounded by it will be in upward direction. So B and N इस orientation के लिए, orientation के अलग curl right hand के fingers को ऐसे curl करोगे तो thumb gives you direction of n cap. So B and N, they lie in same direction. So it is BDS and B is uniform. So this is B into this is X and see L, BLX. Well, this is small l, right? And your EMF is minus d phi by dt. This is minus BLV. Minus BLV means जो ओरिएंटेशन लूप का है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट ईएमएफ जनरेट होगा.
उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ईएमएफ जनरेट होगा, राइट। जिस डायरेक्शन में ओरिएंटेशन लिया है लुक का, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ईएमएफ जनरेट होगा आपका, मतलब ईएमएफ विल बी जनरेटेड इन दिस डायरेक्शन, in this direction, and that EMF generator is BLV, and the resulting current will be in this direction, right? It's coming from Lenz law also. As the rod moves downward, the magnetic flux increases, so current will be induced in such a way that increase of flux is opposed. And how the increase of flux will be opposed? By generating an induced current in this direction, so that the magnetic field generated by the induced current will be in direction opposite to existing magnetic field. So thus by weakening the magnetic field over here, it is opposing the increase of magnetic flux. By weakening the magnetic field in this region, the induced current is going to oppose the increase of flux. So current will be flowing in this direction, and that current will be how much? That current will be, I will be equal to E by R. So this is BLV by R. Okay, fine, good. So let me draw it again. वो तो हमने सिंबॉलिकली एक इंड्यूस दिखाने के लिए बैटरी टाइप का ड्रा कर दिया था, ठीक है. So EMF is induced like this. Okay, so your current flowing is BLV by R. अब जरा इस रॉड का एक फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करो. एक तो फोर्स रॉड पे mg लग रहा है, ठीक है. एक फोर्स इस पे, ये जो करंट इंड्यूस हुआ है ना, दिस करंट इज गोइंग टू इंटरैक्ट विद द एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड. ऑफ कोर्स इट इज नॉट गोइंग टू इंटरैक्ट विद द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय इटसेल्फ. नोबडी डज दैट. कोई भी अपने फील्ड से इंटरैक्ट नहीं करता है. तो ये जो करंट आई है वो अपने फील्ड से कभी इंटरैक्ट नहीं करेगा. वो कभी ऐसा नहीं होता है. हम लोग भी अपने फील्ड से इंटरैक्ट नहीं करते हैं आपस. हम लोग अपने आप को इंप्रेस नहीं करते, देख देख खुश हो रहे हैं अपने आप, ऐसा नहीं होता. वी गेट इंप्रेस्ड बाय अदर्स एंड वी इंप्रेस अदर्स, राइट. So this current of course will not interact with the magnetic field produced by itself, but it's naturally going to interact with the external magnetic field. ये external magnetic field से तो interact करेगा ही ना. It is going to interact with the external magnetic field. And how the force which is experienced by, sorry ये मिट गया यार, क्या था 20 ग्राम 25 ग्राम कुछ था मतलब, ठीक है. और the force experienced by the current carrying rod is going to be I dl क्रॉस b. dl का डायरेक्शन हमेशा हम लोग करंट का डायरेक्शन में लेते हैं. dl का डायरेक्शन हम लोग करंट का डायरेक्शन में लेते हैं. So this is your dl and the magnetic field is upward. So dl cross b. dl is in this direction, in the direction of current. b is upward. So dl का डायरेक्शन फिंगर रखो, b की तरफ कर्ल करो, thumb goes upward, right? So magnetic field df will be in upward direction, and that is coming from Lenz law also. So df का अगर मैग्नीट्यूड का बात करेंगे तो dl और b एक दूसरे के परपेंडिकुलर. dl is in this direction, b is in outward direction. So dl और b के बीच 90 डिग्री एंगल है. So it's I dl b, and this I dl b is going to be same everywhere. So if I integrate it, I and b will come out because over the whole rod I and b is not changing. So it is I L b, and I is BLV by R. So this is B square L square B upon R, right? So एक तो फील्ड जो फोर्स लग रहा है वो mg लग रहा है, और दूसरा फोर्स आपका ये लग रहा है, right? So the net force in downward direction is going to be, the net force in downward direction is mg minus the force in upward direction, and this is equal to mdv by dt, right? So I can write this as dv by dt plus b square, or you can say dv by dt is equal to g minus
B square L square this. So from here you'll get the terminal velocity. See, initially when V was 0, the velocity was increasing at the rate g. At t equal to 0, V was 0 and dV by dt is g. So velocity was increasing at the rate of g meter per second per second. But as the time passes on, g remains same, but V increases. As V increases, dV by dt falls. That does not mean velocity is falling. No, the rate of increase of velocity is falling. As the time increases, velocity increases. So as velocity increases, the rate at which velocity increases falls. As the velocity increases, ये constant है और ये बढ़ रहा है टर्म, ये बढ़ेगा तो क्या होगा, डी बाई डी टी फॉल करेगा. मतलब v अभी भी इंक्रीज कर रहा है, but it is increasing at decreasing pace. Initially the rate of increase was fast, velocity was increasing very rapidly. As the time passes on, the rate at which velocity increases falls down and it keeps on falling. And to what level it will keep on falling? The rate कब तक fall करता जाएगा? जब तक ये वेलोसिटी बढ़ते 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 ये पूरा टर्म इसके बराबर ना हो जाए. जब ये पूरा टर्म वेलोसिटी इस लेवल तक बढ़ जाएगा कि ये जो सेकंड टर्म g के बराबर हो जाएगा, in that case dy by dt will fall to 0, and that's the time when velocity will stop increasing. So velocity initially it increases very rapidly, and as the time passes on, it the rate of increase जो शुरू में fast increase कर रहा है. If I draw the velocity versus time graph, velocity increases rapidly in the beginning, but as the time passes on, dV by dt keeps on falling, and a time comes after a long time, this becomes equal to this, and in that case dV by dt becomes 0, and then velocity stops increasing. Velocity stops increasing, or you can say it saturates. And it saturates to what value? When this becomes equal to this, then dV by dt falls to 0, and then velocity no longer increases, and that happens when V is mg r upon b square L square. And that's called terminal velocity. ये वाला velocity है. That's called terminal velocity. इसको हम लोग terminal velocity बोलते हैं. m का वैल्यू एक और देख लो, 20 ग्राम है. terminal velocity पूछा है तुमसे, है ना? 20 ग्राम. So let's find this terminal velocity. इधर करते हैं. So the terminal velocity is mg r. So m is 20 gram, 0.02 kg. G is 10, r is 10. B square is 16. L is 1 by 4 meter. So 1 by 4 meter का square 1 by 16 meter. ये कट जाएगा 2 meter per second. G is 10. R is 10, yes. 2 meter per second. 2 meter per second is going to be the terminal velocity. The terminal velocity is 2 meter per second, yes. S का 5. S का 5 हो गया ना. Terminal velocity is 2 meter per second. S goes to 5. S goes to 5. यहाँ लिख देता है. S goes to 5. Right? अब क्या पूछा देखो, magnitude of induced EMF, magnitude of magnetic force. So for all these you have to find out velocity as a function of time, and we can easily find velocity as a function of time. We can easily find velocity as a function of time. See how. देखिए यहाँ क्या आ रहा है देखो. We have dV by dt equals to g minus b square L square mr v, or we can write dV by dt and b square L square g. वैल्यू पुट करते हैं. b square is 16, L square is 1 upon 16, mass is 0.02, and resistance is 10. So we have
dV by dt plus 1 upon 0.2. 1 upon 0.2, that is 5V, 10. So this is your equation. So IF is e to the power 5t. So V into e to the power 5t equals to 10 into e to the power 5t dt plus some constant. I have 10 by 5 to 5t plus some constant. So it becomes 2. So V is 2 plus c to the power minus 5t. At t equals 0, V is 0. That means c is minus 2. So you have velocity as a function of time is given by 2, 1 minus 5t. ये velocity as a function of time. As a function of time. EMF क्या है? इस BLV. किस टाइम पे पूछ रहा है तुमसे? देखो t को 0.2 सेकेंड पे, तो t को 0.2 सेकेंड पे, at t को 0.2 सेकेंड, what is your V? 2 to the power 0.2 करोगे तो क्या आएगा? -1. e to the power -1 का वैल्यू दे रखा है तुमको 0.4. So it is, I can say 2 into 0.6, 1.2. So BLV, B is what? B is 4, L is 1 by 4, say 1.2, so 1.2 volt. 1.2 volt. So P goes to 3. P goes to 3. I think we got it. P goes to 3 and अच्छा P goes to 3. दो ऑप्शन हो गया ना, S goes to 5 and P goes to 3. और निकालना पड़ेगा. So P goes to 3. P goes to 3. Let's write here. P goes to 3. Okay. Oh, sorry. और क्या पूछा है? इंड्यूस से निकल गया. मैग्नेटिक फोर्स IBL या IBL ILB or B is BLB by R, so B square L square V upon R. I is BLB by R, right? So B square is 16, L square 1 upon 16, V is 1.2, yeah, upon R is 10, so it is 0.12. 0.12. Magnitude of magnetic force is 0.12. Q goes to 4. So D is correct answer. Q goes to 4. Sorry. P goes to 3, S goes to 5, Q goes to 4. R goes to 2. R is what? Power dissipator. निकालने की जरूरत नहीं, निकाल लेते हैं फिर भी, चलो कोई नहीं, निकाल लो. Power dissipator in what? Power dissipator in what? So I square R निकालना ना एक power dissipator I square R, and I is what? I is, so B is 4, L is 1 by 4, and 1.2 is the velocity. R says 0.12. R, yeah. So 0.12, or you can say 10. 0.144. Yeah, 2.
R goes to 2. ठीक, P goes to 3, Q goes to 4, R goes to 2, yes, S goes to 5. ठीक है, fine. So that's all, I think. That's all what we had to do in this whole lecture. So we have completed the paper 1 of Iit Jee Advanced 2023. We have completed the whole paper 2023 paper 1. So next वीडियो में फिर हम लोग पेपर 2 करेंगे, ठीक है, जेई एडवांस 2023 का. कोशिश करेंगे 2023 से पीछे भी जाते जाएं जितना हो सके. कोशिश तो है कि सारा ही कर लें, ठीक है. So till then, thank you very much and have a good day.